क्या हाल चाल है जी? हे, कहाँ हो रहा है बारिश? बारिश कहाँ हो रहा है? अब डेली हम बरसेंगे। अब मेरा बारिश होगा डेली। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। हम लोग अब इंडिया के नहीं हैं, अब हम लोग भारत के हैं। आज से इंडिया कोई नहीं बोलेगा। जो इंडिया बोलेगा वो देशद्रोही, जो भारत बोलेगा वो देशभक्त। क्या बोलना है? भारत। चलिए, है हल्ला मत कीजिए। वारेन हेस्टिंग्स बता दिए थे ना। वारेन हेस्टिंग्स के बाद जो है सर जॉन मैकफर्सन अस्थायी गवर्नर जनरल बने। और सर जॉन मैकफर्सन अस्थायी गवर्नर जनरल बने, इसलिए सर जॉन मैकफर्सन का कोई महत्व नहीं है। लेकिन सर जॉन मैकफर्सन के बाद अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का काफी ज्यादा महत्व है। तो आज के सेशन में हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा उनसे आगे के गवर्नर जनरल के विषय में जानेंगे हम लोग। समझ गए? तो आ जाइए, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कॉर्नवालिस। (1786 से 1793) और 1805। 1805। एगो लड़का बड़ी बढ़िया कमेंट कर रहा है, सुन ले। इस बार जॉब नहीं हुआ तो उसका शादी किसी और से हो जाएगा। और देखिए नाम क्या रखा है, जख्मी दरोगा एस्पेरेंट मुन्ना। देशभक्त है। जख्मी दरोगा एस्पेरेंट मुन्ना। कुछ लोगों का डिमांड था कलर चेंज कर दीजिए, तो आपका डिमांड हो और हम पूरा ना करें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। महाराजा जी वाले एक लड़की के पीछे भागते हैं। कहा जाता है लड़की और ट्रेन के पीछे नहीं भागना चाहिए, एक जाएगी दूसरी आएगी। समझिएगा। और ज्यादा मैसेज कीजिएगा हम ब्लॉक करवा देंगे। है, इसको ब्लॉक मारो जी, इसका कमेंट ब्लॉक मार दो। ये पर्सनल चीज शेयर करने के लिए यहां पे आया है। अच्छा एक बार छोड़ दो, मार दिया। एक बार छोड़ दो, ठीक है। आगे से ये सब कमेंट नहीं आना चाहिए। ये सब ऐसे ये बोल रहा है, ठीक है, हम समझते हैं सब बात। इसका ईमेल आईडी सब पता करके हमको बताना तो, ठीक है। इसका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर हमको पता करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, ठीक है। इसका स्पेशल क्लास हम लेंगे अब।
चलिए आ जाइए। आज जानते हैं आज एगो घटना हुआ है। क्या हुआ है? हम गए हुए थे कहीं पे खाने के लिए, तो उसमें अपने संस्थान की ही एक लड़की थी, समझ गया। तो वो जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही थी, क्योंकि एक्टिविटी से पता चल रहा था, एक्टिविटी से पता चल रहा था। अब उसके बॉयफ्रेंड को तो हम नहीं जानते थे, लेकिन वो लड़की को जानते थे, समझे। लड़का जो है, हो सकता है लड़का भी पढ़ रहा होगा, तो लड़का समझ गया बात को। अब जहां भी बैठता हो उससे मतलब ना। अब कौन बैच की हमको यो नहीं पता है, लेकिन दरोगा ही बैच की है, इतना कन्फर्म। अब इस बैच की है, 3 से 5 बैच की है, या कौन बैच की हमको पता नहीं है, क्योंकि जो है वो लड़की हमको इस टाइप से, ऐसे भी हम उसको टोकते नहीं है, ठीक है, हम काहे के लिए टोकेंगे किसी को। तो एकदम इस टाइप से इग्नोर मारी कि वो हमको देखबे नहीं की है, समझ गया। तो अच्छा है, माँ बाप पढ़ने लिखने के लिए भेजा है, और आप अपना यहाँ जो कर रहे हैं कीजिए। कल के डेट में जाकर के कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इस प्रकार का चीज नहीं करना चाहिए। खैर करते हैं तो ये उसका पर्सनल लाइफ है, वो जाने, ठीक है। ऐसे भी कौन किसी को टोकने जाता है, इसलिए हम आसपास के रेस्टोरेंट में कभी खाना खाने जाते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन संयोग बस आज जो है आसपास के रेस्टोरेंट में ही खाना खाने के लिए चले गए। तो अब छोड़िए ना कहाँ गए थे। तो और ये तो हम 100% कन्फर्म है कि उसका बॉयफ्रेंड ही था, क्योंकि एक्टिविटी दिखा देता। वो लोग पहले से था, हम बाद में गए थे, और वहां का जो कैशियर था वो अपना विद्यार्थी ही था, समझ गए। हमको यो नहीं पता था, आज पता चला कि वहां का उस होटल में हम बहुत बार गए हुए हैं। बड़ा होटल है, आसपास में ही है, 3-4 किलोमीटर के रेडियस में है। तो वहां का कैशियर अपना विद्यार्थी ही है। अब कौन बैच में पढ़ता हमको पता नहीं था, आज पता चला जब बिल लेके वो अपने से आया, बोला कि सर हम यहाँ के कैशियर है, पढ़ते हैं हम आपसे, ठीक है। बोले चलिए ठीक है। तो सेवा अच्छा दिया तब, समझे, नहीं डिस्काउंट नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो हम यही कहेंगे दीदी जी लोग से कि माँ बाप जिस विश्वास के साथ आपको भेजा है, उस विश्वास को आप ना तोड़िए, उस भरोसा को आप ना तोड़िए। और क्या, और थोड़े कुछ कहेंगे। बाद बाकी आपका पर्सनल लाइफ है, आप जानिए, आपका जीवन है। कॉर्नवालिस, किसी के पर्सनल लाइफ में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, समझ गया, गलत चीज है ये। तो और एक शिक्षक के रूप में हमारा ये काम है जागरूक करना, सही बात बताना, कि गार्जियन के द्वारा दिए गए आज़ादी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। गार्जियन बहुत भोले होते हैं जी, समझ गए। आप कितनों गड़बड़ है ना, आप कितनों गलत कर दीजिए, आपके माँ बाप से जाकर के पूछा जाए तो आपका माँ बाप हमेशा आपके समर्थन में ही रहेगा कि नहीं, मेरा बच्चा कभी गलत हो ही नहीं सकता, समझ गए, नहीं हो सकता है। तो गार्जियन किसी का भी बहुत भोला होता है, समझे, और लोग उसका फायदा उठाता है। आप लोग भी फायदा उठाते हैं, ऐसा थोड़े कि आप लोग दूध के धोए हुए हैं, समझ गए। गलत तो आप लोग भी हैं, समझ गए। कॉर्नवालिस, और जानते हैं हमारे साथ कुछ भी घटित होता है, जब तक हम बताते ना हमको पचवे नहीं करता है। इसलिए बहुत लोग जो है हमको मैसेज करता है पर्सनली, सर हम जो बोले हैं सर क्लास में मत बोलिएगा। चलिए धीरे धीरे 1 साल पूरा हो जाएगा तो समझ तो गए ही होंगे हम क्या है ना, है कि ना, समझे। तो आ जाइए हम कॉर्नवालिस को पढ़ते हैं। देखिए जो कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस आक्रामक गवर्नर जनरल था, और जैसे ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया था, वैसे ब्रिटेन ने अमेरिका को भी गुलाम बनाया था, अमेरिका को भी गुलाम बनाया था, अमेरिका को भी गुलाम बनाया था।
अमेरिका के भीतर ब्रिटेन की गुलामी के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, जिसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो रहे थे, उसमें ब्रिटेन के तरफ से सेनापति के तौर पर भाग लेने के लिए अमेरिका कॉर्नवालिस गया हुआ था। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिशों की हार हुई और ब्रिटिश सेनापति कॉर्नवालिस हुआ करते थे। कॉर्नवालिस की हार हुई अमेरिका में। अमेरिका में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन को कॉर्नवालिस दबा नहीं पाया, कॉर्नवालिस हार गया। लेकिन वहां से कॉर्नवालिस ने बहुत कुछ सीखा था। देखिए, जीवन में अगर आप काम करते हैं तो कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं। जीतते हैं ठीक है, हारते हैं तो उससे सीख लेनी चाहिए हमें। जैसे मान लिया जाए कि आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, फेल कर गए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को टटोलिए कि किस वजह से परीक्षा में फेल हुए और कमी को लिखिए और उस कमी पर काम कीजिए। कॉर्नवालिस भले ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में पराजय का मुंह देखा, लेकिन वहां से बहुत कुछ कॉर्नवालिस ने सीखा। और फिर कॉर्नवालिस को 1786 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भारत लाया गया। कॉर्नवालिस के समय कई सारी घटनाएं घटित हुई है। कॉर्नवालिस के समय में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, 1790 से 1792 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के समय में ही हुए थे। और इस युद्ध में एक तरफ तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान थे, दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना थी। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को सहयोग कर रहा था मराठा पेशवा और हैदराबाद के निजाम। यानी इस युद्ध में एक तरफ जहां टीपू सुल्तान थे, तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम, ये तीनों एकजुट थी। और एक तरफ टीपू सुल्तान अकेले था। और इसलिए जब यह युद्ध हुआ तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई, अंग्रेजों की जीत हुई। और इस युद्ध की समाप्ति 1792 ईस्वी में हुए श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ। और इस श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के 50% से अधिक राज हड़प लिए। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के 50% से अधिक राज हड़प लिए। और अंग्रेज अपने में बांट लिया। और इस युद्ध को जीतने के बाद ही टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जीतने के बाद ही कॉर्नवालिस ने एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। यहां पर मित्र शब्द का प्रयोग हैदराबाद और मराठा पेशवा के लिए हो रहा था और शत्रु शब्द का प्रयोग टीपू सुल्तान के लिए हो रहा था। इसके बाद कॉर्नवालिस ने भारत में शासन चलाने को लेकर
कानूनों की एक संहिता तैयार किया, एक प्रकार का डायरी तैयार किया और उसमें नियम कानून लिखा कि बंगाल में इस नियम कानून के तहत जो है शासन प्रशासन चलाया जाएगा, बंगाल में इस नियम कानून के तहत शासन प्रशासन चलाया जाएगा। कॉर्नवालिस ने जो कानूनों का संहिता तैयार किया, कॉर्नवालिस ने जो कानूनों का संहिता तैयार किया उसे कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है, उसे कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है। कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है, संहिता कहा जाता है, कॉर्नवालिस संहिता। और कॉर्नवालिस संहिता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, शक्ति के पृथक्करण, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। मतलब जैसे आज जो हमारे देश में शासन प्रणाली है, इसमें आप देखेंगे कि सबसे ऊपर में केंद्र सरकार है, कुछ काम केंद्र सरकार करती है, फिर उसके नीचे राज्य सरकार है, कुछ काम राज्य सरकार करती है, फिर उसके नीचे जो है आपको पंचायती राज संस्था है, नगर पालिका है। सबको कुछ कुछ पावर दिया गया है, सबको कुछ कुछ शक्ति दिया गया है। वैसे ही कॉर्नवालिस ने जब बंगाल के क्षेत्र में शासन प्रशासन चलाने को लेकर कॉर्नवालिस संहिता लाने का काम किया, तो इस कॉर्नवालिस संहिता में पावर यानी शक्ति को बांट दिया गया, पावर को बांट दिया गया, शक्ति को बांट दिया गया, जिसे शक्तिकरण, जिसे शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कहा गया। पृथक्करण मतलब अलग अलग, अलग अलग। और कॉर्नवालिस ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में कर की वसूली को लेकर, कॉर्नवालिस ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में कर की वसूली को लेकर एक नया बंदोबस्त लागू किया। और जो एक नया बंदोबस्त लागू किया उसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है, उसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। तो जो अस्थाई बंदोबस्त का नाम आप सुनते होंगे, अस्थाई बंदोबस्त, यह 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा ही लागू किया गया था। जो अस्थाई बंदोबस्त का नाम आप सुनते होंगे, यह 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा ही लागू किया गया था। और अस्थाई बंदोबस्त को अंग्रेजी में परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त को अंग्रेजी में परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। और इस अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से कर की वसूली, इस अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से कर की वसूली, किसानों से कर की वसूली जमींदार किया करता था, जमींदार, जमींदार। और जानते हैं अंग्रेज पहले जमींदार उमींदार नहीं हुआ करता था। अंग्रेज अपना फायदा के लिए जमींदार वर्ग को लाया, अंग्रेज अपने फायदा के लिए जमींदार वर्ग को लाया, कर की वसूली के लिए जमींदार लोगों को बनाया। और जैसे मान लिया जाए हम ही आपको कोई पावर दे देते हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं हमारे ऊपर सर का हाथ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी वाली स्थिति हो जाती है। तो जमींदार को अंग्रेज ने कहा कि हम आपके पीछे हैं। जमींदार को लगा अंग्रेज हमारे पीछे है, ये है क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जो फूट डालो राज करो वाली नीति ना है जी, फूट डालो राज करो वाली नीति। जमींदार कोई और थोड़े और किसी को थोड़े बनाया गया था, अरे किसान ही था, जो बड़े किसान थे उसी को जमींदार बनाया गया, उसी को पावर दे दिया गया, कहा गया आप किसानों से कर की वसूली कीजिए और कुछ आप रखिए कुछ हमको दीजिए। तो अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत कर की वसूली जमींदार किया करता था। यही कारण है कि इस अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, या जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, या इसे इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है, या इसे इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो जो अस्थाई बंदोबस्त है, अस्थाई बंदोबस्त को इन नामों से जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त को अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी व्यवस्था और इस्तमरारी व्यवस्था। इस व्यवस्था में होता क्या था? इस व्यवस्था में होता यह था कि एगो किसान थे, एगो जमींदार थे और एगो अंग्रेजी कंपनी का राजकोष था, या ब्रिटिश था। तो होता क्या था इसमें? जमींदार किसान से कर वसूलता था और ब्रिटिश कंपनी के राजकोष में जमा कर देता था। मतलब इसमें ब्रिटिश कंपनी के राजकोष और किसान के बीच, ब्रिटिश कंपनी के राजकोष और किसान के बीच एक बिचौलिया था। वो बिचौलिया था जमींदार। और अंग्रेजी कंपनी ने इस व्यवस्था के अंतर्गत यह फिक्स नहीं किया कि जमींदार किसान से कितना कर लेंगे। ब्रिटिश जमींदारी व्यवस्था में यह फिक्स नहीं किया कि जमींदार किसान से कितना लेंगे। ब्रिटिशों ने जमींदार के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन ब्रिटिश ने यह फिक्स कर दिया कि जमींदार किसान से जितना लेंगे ना, उसका 90% कंपनी के राजकोष में दे देंगे और मात्र 10% अपने पास रखेंगे। जिस वजह से जमींदार को लगा हम जितना ज्यादा कर की वसूली करेंगे किसान से, उतना ज्यादा हमको बचेगा। और फिर जमींदार किसानों से जबरदस्ती कोड़ा मार कर किसानों से कर वसूलने लगा। सबसे अधिक शोषणकारी व्यवस्था यही थी। ब्रिटिशों ने जिन जिन व्यवस्थाओं के तहत कर की वसूली किया, उन सभी व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा शोषणकारी व्यवस्था यही थी। सबसे ज्यादा शोषणकारी व्यवस्था यही थी। और किसानों को सबसे ज्यादा इसी व्यवस्था ने कंगाल बनाया। एक तो बंगाल में द्वैत शासन ने बंगाल को कंगाली के दौर में, बंगाल को अकाल के दौर में लाकर खड़ा कर दिया। दूसरा, ये जमींदारी व्यवस्था भी बंगाल को कंगाली के दौर में लाकर खड़ा कर दिया। इस व्यवस्था के वजह से किसान हतोत्साहित हो गए। किसान को लगा उपजाते हम हैं, मेहनत हम करते हैं, ले लेता सब अंग्रेज है, तो हम उपजा करके क्या करेंगे? नहीं उपजाएंगे। किसान किसानी करना छोड़ दिया। दूसरा काम करने लगा। और जानते हैं, जो मोदी जी हमारे 3 कृषि कानून लाए थे, अब खुलासा हो रहा है कि
उन 3 कृषि कानून के तहत हमारे मोदी जी भारत के सभी किसानों का जमीन अडानी को दे देते। अडानी उस पर अपना कृषि काम करता और उसमें से कुछ किसान को देता और अपना रखता। समझ गए? शुक्र मनाइए भारत के किसान का। लगभग साल भर तक आंदोलन पर बैठे रहे और 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन कृषि कानून को मोदी जी को वापस लेना पड़ा। अगर यूपी में विधानसभा का चुनाव नहीं होता, वो कृषि कानून वापस नहीं होता। तो इसलिए समय समय पे चुनाव होना भी जरूरी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के अभी काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन एक दृष्टिकोण से सही भी है और एक दृष्टिकोण से गलत भी है। सकारात्मक और नकारात्मक इसके दोनों पक्ष हैं। पॉसिबल नहीं है 1 नेशन 1 इलेक्शन, पॉसिबल नहीं है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे विविधताओं वाला देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में पॉसिबल नहीं है। मोदी जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यह भारत के लिए सही नहीं है। ऐसे सरकार का निर्णय हम सभी लोगों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। सरकार में है, देश की आम जनता ने उन्हें चुना है, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है। अगर ऐसा हो जाता है तो समर्थन कीजिए और जब तक नहीं होता है तब तक विरोध कीजिए। क्या दिक्कत है? देखिए, अपने आप को बदलते रहिए। देखिए, ये कलयुग नहीं, घोर कलयुग है। इसमें आपको रंग बदलना होगा। अगर आप गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते हैं, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यही सत्य है। भले आपको हमारा ये बात नहीं पच रहा हो या खराब लग रहा हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन सत्य यही है। समझ गए? और देखिए, जो बहुत ईमानदार बन के रहिएगा, कुछ नहीं होने जा रहा है। ईमानदारी में कुछ नहीं रखा है। सब अकलोल बकलोल बना करके जो है हम लोगों से पैसा कमा कमा करके खा रहा है। समझ गए? और हम लोग अकलोल बकलोल बन के रहते हैं। समझे? तो खैर छोड़िए, इन चीजों पर नहीं जाना है। अब आ जाइए पुनः इस पर। तो इस व्यवस्था ने बंगाल के किसानों को बहुत ज्यादा हतोत्साहित कर दिया। बंगाल के किसानों को बहुत ज्यादा हतोत्साहित कर दिया, बहुत ज्यादा। इस व्यवस्था में जमींदार वसूली करके 90% अर्थात 10/11 भाग ब्रिटिश कंपनी के राजकोष में दे देता था और 10% अपना पास रखता था, अर्थात 1/11 भाग अपना पास रखता था। 1/11 भाग अपना पास रखता था। समझिए, 1/11 भाग। क्लियर है? और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिशों ने जमींदारों को कह रखा था, फलना तारीख, जमींदार को एक डेट दे देता था, निश्चित डेट, फलना तारीख को सूर्य अस्त होने से पहले कंपनी के राजकोष में राजस्व जमा हो जाना चाहिए, नहीं तो आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी। कोई जमींदार चाहेगा कि उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी जी? जो ओहदा मिला है, कोई चाहेगा कि उसका ओहदा खत्म हो जाए? तो इसलिए भी जमींदार किसानों से जोर जबरदस्ती करके कर की वसूली करके कंपनी के राजकोष में समय पर जमा कर देता था। और इसी अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है सूर्यास्त कानून। इसी अस्थाई बंदोबस्त की हम लोग बात करें तो इसी अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है सूर्यास्त कानून। जिस सूर्यास्त कानून की चर्चा ताराशंकर बंदोपाध्याय ने अपनी रचना गणदेवता में किया है। ताराशंकर बंदोपाध्याय ने अपनी रचना गणदेवता में किया है। और इसी अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित था क्या आपको सूर्यास्त कानून। और यह जो अस्थाई बंदोबस्त है, इस अस्थाई बंदोबस्त की जो योजना बनाई गई थी कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में कर की वसूली को लेकर अस्थाई बंदोबस्त लागू करेंगे, इसकी योजना सर जॉन शोर ने बनाया था। और यह व्यवस्था
खास तौर पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लागू था। यह व्यवस्था अगर देखा जाए तो यह व्यवस्था खास तौर पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लागू था। और बिहार, बंगाल, उड़ीसा भारत के पूर्वी भाग में है, अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि यह व्यवस्था जो है आपको भारत के पूर्वी भाग में लागू था, अर्थात पूर्वी भारत में लागू था, अर्थात पूर्वी भारत में लागू था। और यह संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 19% भूभाग पर लागू था। संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 19% भूभाग पर जो है यह व्यवस्था लागू था। 19% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू था। ठीक है, तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा। इसके अलावे कॉर्नवालिस ने कई सारे निर्णय लिए। और एक बात समझिएगा, भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था यूरोपीय पद्धति जैसा है। 60% तो यूरोपीय पद्धति पर आधारित नहीं है, लेकिन हद तक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था यूरोपीय पद्धति पर आधारित है। हद तक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था यूरोपीय पद्धति पर आधारित है। और ठीक ही है। और अगर अंग्रेज नहीं आता तो हमारी प्रशासनिक पद्धति आज जैसी है वैसी नहीं होती। हमारी प्रशासनिक पद्धति जैसी आज है वैसी नहीं होती। हो सकता है तालिबानी कानून जैसे कानून सब हमारे देश में होते, हो सकता है, कुछ भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा होता ही ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो सकता था। क्योंकि अगर हम लोग राजतंत्र से सीधे लोकतंत्र में आ जाते, देखिए ब्रिटिशों ने भारत के भीतर जो राजतंत्र था उस राजतंत्र को स्टेप बाय स्टेप लोकतंत्र में तब्दील कर दिया, स्टेप बाय स्टेप लोकतंत्र में तब्दील कर दिया। और अगर अंग्रेज एक प्रकार से कहिए तो एक मीडिएटर के तौर पर काम किया, जिसने भारत में राजतंत्र को लोकतंत्र में तब्दील कर दिया। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप सोचेंगे ना तो आपको लगेगा कि अंग्रेजों का आना भारत के लिए वरदान साबित हुआ। लेकिन फिर एक दूसरे दृष्टिकोण से सोचेंगे तो फिर लगेगा कि जो है अभिशाप साबित हुआ। तो खैर इन चीजों में पढ़ना नहीं है, ठीक है, इन चीजों में नहीं पढ़ना है। 10 से 12 SI बैच में यही सब पढ़ा दिए, सब पगला रहा है, समझिए, सब गरियाई हो रहा है। तो इसलिए आप लोग के अब हम सतर्कता बरत रहे हैं इतिहास पढ़ाने में, ठीक है। और इधर है कि इतिहास का कुछ ज्यादा ही बुक पढ़ लिए हैं, तो अब जो है बड़ी सतर्कता बरतना पड़ता है। पहले ज्यादा बुक नहीं पढ़े थे तो पहले नॉलेज भी सीमित था, तो सीमित रहते थे। अब तर्क वितर्क दोनों समझ में आता है, तो इसलिए जो है दरोगा को दरोगे रहने दीजिए, यूपीएससी बीपीएससी मत होने दीजिए। चलिए खैर छोड़िए, आ जाइए कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण किया। जैसी शासन प्रशासन यूरोप में चलती थी उस प्रकार से भारत में शासन प्रशासन करना कॉर्नवालिस ने शुरू किया। और कॉर्नवालिस ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण किया। कॉर्नवालिस ने कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी को कहा कि कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेंगे, अपना पर्सनल व्यापार यहां पर नहीं करेंगे, यहां पर सिर्फ अंग्रेजी कंपनी व्यापार करेगी। तो कंपनी के निजी कर्मचारी या अधिकारी के निजी व्यापार के ऊपर प्रतिबंध कॉर्नवालिस ने लगाया। निजी व्यापार के ऊपर प्रतिबंध किसने लगाया? कॉर्नवालिस ने लगाया। और कॉर्नवालिस ने ही जिला में थाना बनाया और थाना में दरोगा की नियुक्ति किया। और दरोगा को कहा
कि आपके थाना क्षेत्र में लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं उसे आपको सुनना है और सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। तो जिला में थाना होगा, थाना में दरोगा होगा, दरोगा उस क्षेत्र के जनता की समस्याओं को सुनेगा और सुलझाएगा। मतलब एक प्रकार से कहिए तो आम नागरिकों के मामलों को सुलझाने के लिए ही जिला में थाना, थाना में दरोगा की नियुक्ति की गई। और यही कारण है कि कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। और भारत में सिविल सेवा की शुरुआत करने का श्रेय भी कॉर्नवालिस को ही जाता है। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत करने का श्रेय भी कॉर्नवालिस को ही जाता है। और कॉर्नवालिस ने जिस सिविल सेवा की शुरुआत की थी, उस सिविल सेवा में जो अधिकारियों की नियुक्ति होती थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था। उस समय कोई प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन नहीं होता था, बल्कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिविल सेवा में लोगों को भर्ती करने का काम किया करता था, अपने मन मर्जी के मुताबिक लोगों को भर्ती करने का काम किया करता था। कॉर्नवालिस अंततः 1793 ईस्वी में वापस लंदन चले गए। बाद के वर्षों में जाकर कॉर्नवालिस 1805 में फिर से बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए। लेकिन जब दूसरी बार 1805 में बनकर आए ना, तो ज्यादा दिन तक रह नहीं पाए। और ऐसा नहीं कि इनको पद से हटा दिया गया, नहीं, इनका निधन हो गया, इनका निधन हो गया। और फिर इन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जो है इन्हें दफना दिया गया। इनका मकबरा भारत के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, भारत के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। समझिएगा, कुछ लोग जो है इसका मकबरा देखने के लिए जाता है, भारत का लोग, नहीं जाना चाहिए। समझिएगा, नहीं जाना चाहिए, समझिएगा, मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। मेरा जहां तक थाउट है नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर कहिएगा रेलों पे नहीं चढ़ना चाहिए, दिक्कत ना है, समझिए। लेकिन इसके मकबरा पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलिए दीजिए थोड़ा सा हीरो। चलिए क्या लिखिएगा? हाँ लिखिए, कुछ तो लिखिएगा। कुछ तो लिखना है, अब ले लिए हाथ में तो कुछ ना कुछ तो लिखेवे करेंगे। लिखिएगा, लिखिएगा। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीय, लड़की जल्दी लिखिए ना, अभी तक ही कॉपी पलट रही है। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। इन्होंने ही भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की। इन्होंने ही भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की। नेक्स्ट, कॉर्नवालिस के समय में ही, कॉर्नवालिस के समय में ही
आपको कुछ आता है कि नहीं आता है? आता है ना? क्या सब आता है? इनके समय में ही, कॉर्नवालिस के समय में ही लिख करके दीजिए तो आपको क्या क्या, एगो पेज दीजिए उसको फाड़ करके लिख करके दीजिए आपको क्या क्या आता है, कहां कहां काम किए हैं। ठीक है। कॉर्नवालिस के समय में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, कॉर्नवालिस के समय में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, कॉर्नवालिस के समय में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जानते अब सोच रहे हैं यूट्यूब पे काम करेंगे। ठीक है, आज तक काम नहीं किए हैं। आप लोग के नजर में कोई बढ़िया टेक्निकल होगा उसको अच्छा खासा वेतन देंगे। ठीक है, अगर कोई बढ़िया यूट्यूब पे काम करने वाला होगा तो बताइएगा तो हमको। ठीक है, यूट्यूब पे काम क्या करना है, वीडियो बनाना है, एडिट करवाना है और बहुत कुछ करवाना है, तो सब बात आपको नहीं ना बता देंगे। कोई अगर होगा अच्छा काम करने वाला उसको अच्छा वेतन देंगे, समझे। जितना आप दरोगा बन के पहला पेमेंट उठाइएगा उतना के आसपास वेतन देंगे, लेकिन अच्छा होना चाहिए। अगर उतना देंगे तो हम उससे 10 गुना कामों लेंगे, समझ गए। तो लिखिए, अगर कोई होगा तो बताइएगा। कॉर्नवालिस के समय में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। कॉस्ट में 1790 से 92, कॉस्ट में 1790 से 92, 1790 से 92। इस युद्ध में एक तरफ टीपू सुल्तान, इस युद्ध में एक तरफ टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ इस युद्ध में एक तरफ टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ और दूसरी तरफ और दूसरी तरफ इस युद्ध में एक तरफ टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना, हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा। अंग्रेजी सेना, हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा। अंग्रेजी सेना, हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा। अंग्रेजी सेना, हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा शामिल था, शामिल था। इस युद्ध में, इस युद्ध में, इस युद्ध में टीपू सुल्तान, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई, टीपू सुल्तान की हार हुई। फुल स्टॉप। इस युद्ध की समाप्ति 1792 ईस्वी में हुए श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ है। इस युद्ध की समाप्ति 1792 ईस्वी में हुए इस युद्ध की समाप्ति 1792 ईस्वी में हुए श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ है। इस युद्ध की समाप्ति 1792 ईस्वी में हुए श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ है। फुल स्टॉप।
इस युद्ध को जीतने के बाद ही कॉर्नवालिस ने कहा था कि इस युद्ध को जीतने के बाद ही कॉर्नवालिस ने कहा था कि इस युद्ध को जीतने के बाद ही कॉर्नवालिस ने कहा था कि मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। इस युद्ध को जीतने के बाद ही कॉर्नवालिस ने कहा था कि इस युद्ध को जीतने के बाद ही कॉर्नवालिस ने कहा था कि इस युद्ध को जीतने के बाद ही कॉर्नवालिस ने कहा था कि मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। अपने शत्रु को पंगु बना दिया। चलिए, कॉर्नवालिस जब 1793 में वापस लंदन चले गए, तत्पश्चात अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए। उनका नाम था सर जॉन सोर। क्या नाम था? सर जॉन सोर। देखिए, जो सर जॉन सोर था, इनका शासन काल है 1793 से 1798। 1793 से 1798। सर जॉन सोर प्रशासनिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। सर जॉन सोर प्रशासनिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप मतलब जो जैसे हो रहा है वैसे होने दिया जाए, हम कोई हस्तक्षेप ना करेंगे। दूसरी बात, इन्हीं के समय इलाहाबाद का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। इलाहाबाद जिसे आज हम लोग प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद का नाम बदला गया है, प्रयागराज किया गया है। उसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में इन्हीं के समय अर्थात सर जॉन सोर के समय हुआ था। सर जॉन सोर के खुर्दा का युद्ध हुआ था। खुर्दा का युद्ध हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा। हैदराबाद के निजाम मराठा पेशवा के बीच गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध था। कभी रिलेशन बहुत बढ़िया, कभी रिलेशन बहुत खराब। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में यही ना होता है। हाँ, समझ गए। कभी बहुत बढ़िया रहता, कभी बहुत खराब। समझ गए। तो हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा कभी बहुत बेहतर रहता था, कभी खराब। कभी जो है साथ में खाता था, सभी कभी दुश्मन बन जाता था। तो हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच 1795 ईस्वी में खुर्दा का युद्ध सर जॉन सोर के समय हुआ और उस युद्ध में हैदराबाद के निजाम की हार हुई, मराठा पेशवा की जीत हुई। हैदराबाद के निजाम की हार हुई और मराठा पेशवा की जीत हुई। सर जॉन सोर के बाद अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल है 1798 से 1805। 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेजली ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। ये कहता था बंगाल का शेर है हम, बंगाल का माय बाप है हम, बंगाल का दिन रात है हम, बंगाल का कर्ता धर्ता है हम जो करेंगे बंगाल में वही होगा। समझ गए। तो एक प्रकार से कहिए तो तानाशाह था ही। समझ गए। तो लॉर्ड वेलेजली अपने आप को जो है बंगाल का शेर कहता था। बंगाल का शेर कहता था। और लॉर्ड वेलेजली
साम्राज्यवादी प्रकृति का था। लॉर्ड वेलेजली साम्राज्यवादी प्रकृति का था। लॉर्ड वेलेजली ने भारत के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया और लॉर्ड वेलेजली ने भारत के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर जो नीति अपनाई उसे सहायक संधि कहा गया। उसे सहायक संधि कहा गया। उसे सहायक संधि कहा गया। सहायक संधि, सहायक संधि कहा गया। सहायक संधि के तहत, सहायक संधि के तहत ही लॉर्ड वेलेजली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। लॉर्ड वेलेजली ने जिस सहायक संधि की शुरुआत की थी, इस सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। सहायक संधि का जन्मदाता अगर देखा जाए तो सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने ही पहली बार भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारतीय राजा महाराजाओं को कहा, भारतीय राजा महाराजाओं को कहा कि हम आपको सहायता देंगे, हम आपको सहायता देंगे, सैन्य सहायता देंगे। हमारे पास प्रशिक्षित सैनिक है, आपके पास सैनिक है लेकिन प्रशिक्षित ना है। आपकी 100 सेना हमारी 10 सेना बराबर है, क्योंकि हमारी सेना प्रशिक्षित है। तो डुप्ले ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और देसी रियासत के महाराजाओं को, राजा महाराजाओं को सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया। अब सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया तो सैनिक, अब अगर मान लिया जाए, सैनिक अगर आप मान लिया जाए, सैनिक अगर मान लिया जाए कि सैनिक अगर मान लिया जाए कि राजा को सहायता दे रहा है तो बिना वेतन का सहायता थोड़े देगा, बिना वेतन का सहायता नहीं देगा, बिना वेतन का सहायता नहीं देगा, ठीक है, नहीं देगा बिना वेतन का। तो अब उसके लिए राजा पेमेंट करने लगा और फिर कहा ऐसा कीजिए ना, फलना भूभागे दे दीजिए ना, पेमेंट छोड़िए ना, फलना भूभाग दे दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके सहायक संधि के तहत भारत में यूरोपीय कंपनियों ने अपना विस्तार किया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले सहायक संधि के तहत फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार भारत में नहीं कर सका, लेकिन फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने जिसका सृजन किया, जिस सहायक संधि का सृजन किया, उस सहायक संधि का प्रयोग कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार लॉर्ड वेलेजली ने किया। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि के वजह से ही याद किया जाता है। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि के वजह से ही याद किया जाता है। देखिए, किसी को भी याद करने के कई कारण होते हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुख कारण होता है। जैसे डलहौजी को ही याद करने के कई कारण हैं। रेलवे का प्रचलन किया, पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित करवाया, शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच, राज हड़प नीति। लेकिन सबसे ज्यादा डलहौजी को याद किया जाता राज हड़प नीति को लेकर। कर्जन को याद करने के कई कारण हैं। कर्जन ने जो है बंगाल का विभाजन किया, कर्जन ने जो है
अकाल आयोग का गठन किया, पुलिस आयोग का गठन किया। कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुए और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कर्जन को याद सिर्फ किस लिए किया जाता? बंगाल का विभाजन। तो वैसे ही इनको याद करने के तो कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सहायक संधि, क्योंकि इस सहायक संधि के तहत लॉर्ड वेलेजली ने मैसूर, तंजौर, अवध, हैदराबाद, इन तमाम देसी रियासतों को अपने चंगुल में ले लिया, अपने कब्जा में ले लिया, अपने कब्जा में ले लिया। और वेलेजली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद का निजाम बना। हैदराबाद के निजाम ने 1798 ईस्वी में, हैदराबाद के निजाम ने 1798 ईस्वी में 1798 ईस्वी में 1798 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। फिर मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने 1799 में, अवध ने 1801 में। फिर ऑनवर्ड अलग अलग देशी रियासत के राजा महाराजाओं ने अलग अलग कालखंड में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया और अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। इसके बाद लॉर्ड वेलेजली के समय कुछ युद्ध भी हुए हैं। लॉर्ड वेलेजली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुए और इसी दौरान टीपू सुल्तान मारा गया। और लॉर्ड वेलेजली ने ही मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ 1802 में बसीन का संधि किया और वही बसीन की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। और इन्हीं के समय लॉर्ड वेलेजली के समय में ही, लॉर्ड वेलेजली के समय में ही, लॉर्ड वेलेजली के समय में ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात करें तो यह युद्ध 1803 से 1805, 1803 से 1805 के बीच हुआ। और लॉर्ड वेलेजली की अगर हम बात करें तो जो लॉर्ड वेलेजली हैं, इन्हीं के समय लॉर्ड लेक के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण किया गया और दिल्ली को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दिल्ली को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो लॉर्ड वेलेजली के समय में ही दिल्ली को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और मुगल बादशाह दिल्ली के लाल किला में रहता था। लाल किला को भी अपने नियंत्रण में ब्रिटिशों ने ले लिया। लाल किला को भी ब्रिटिशों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। और इसके बाद जब लाल किला को ब्रिटिशों ने अपने नियंत्रण में ले लिया तो वहां रह रहे मुगल बादशाह का कोई महत्व नहीं रह गया। देखिए पहले क्या होता था, मुगल दरबार में अंग्रेज जाने से पहले 1000 बार सोचता था। लेकिन अब यानी जब दिल्ली को कब्जा में लिया और लाल किला को कब्जा में लिया, इसके बाद तो मुगल बादशाह आ गया, अंग्रेज बैठल है, खड़ो नहीं होता था, समझ गए, कुछ रहबे नहीं किया। और लॉर्ड वेलेजली ने कोलकाता में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1805 ईस्वी में इनका कार्यकाल खत्म हुआ और फिर ये वापस लंदन चले गए। और फिर 1805 में कॉर्नवालिस आए, शीघ्र ही निधन हो गया। और फिर जो है आपको लॉर्ड वेलेजली के बाद कॉर्नवालिस, लेकिन कॉर्नवालिस ज्यादा दिन रहे नहीं, निधन हो गया।
और फिर बने सर जॉर्ज वार्ले। सर जॉर्ज वार्ले, सर जॉर्ज वार्ले। सर जॉर्ज वार्ले की अगर हम बात करें तो इनका शासनकाल है 1805 से 1807। इनके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह वेल्लोर का सिपाही विद्रोह इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, सबसे महत्वपूर्ण घटना है। वेल्लोर दक्षिण भारत में पड़ता है, वेल्लोर दक्षिण भारत में पड़ता है। वेल्लोर दक्षिण भारत में पड़ता है। और देखिए एक बात को आप याद रखिएगा, देखिए दो तीन बात है जिसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। एक बात ये कि अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा नहीं किया। दूसरी बात यह कि अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें कुछ भारतीय मूल के लोग भी थे और कुछ यूरोपीय मूल के लोग भी थे, और अंग्रेजी सेना में ज्यादातर भारतीय मूल के ही लोग थे। अंग्रेजी सेना में ज्यादातर भारतीय मूल के ही लोग थे। ज्यादातर भारतीय मूल के लोग थे, समझ गए। तो जानते हैं इतिहास को जब आप थोड़ा सोचेंगे तो इतिहास से ही यह डायलॉग निकला है, हमें तो अपनों ने लूटा घेरों में कहां दम था। समझ गए, हल्ला मत कीजिए, सिर्फ अपने लोगों से आप बच जाइए, जीवन में तरक्की कर जाइएगा। सिर्फ अपने लोगों से बचना है, समझ गए। आज के डेट में लोग दिखावा करते हैं सहयोग करने का, लेकिन सहयोग मन से करते नहीं है, समझ गए। तो इसलिए देखिए हम अपने जीवन का पर्सनल अनुभव बता रहे हैं। 7 वर्ष तक घर से दूर रहे, तब इस मुकाम को पाए हैं। पूरा समाज, नाता, रिश्ता सब चीज तोड़ दिए, तब इस मुकाम पर आए हैं, समझ गए। तो मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी ये कहता है अपनों से बचकर रहना है, समझ गए। अपनों से बचकर रहना है, और अपना से बचकर के रह गए काम खत्म है। दूसरे को कोई बहुत ज्यादा मतलब आपसे नहीं रहता है, लेकिन आप अपनों के सामने जब आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर उन लोगों के नजरों में आप खटकने लगते हैं, और फिर बहुत कुछ आपके साथ होने लगता है। तो जब तक जीवन में सफल नहीं हुए हैं तब तक सेल्फिश बन करके रहिए, और जिस रोज जीवन में सफल हो गए सबको अपना न लीजिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सबको अपना लीजिए, सबको लेकर के चलिए। लेकिन सफल होने के बाद, लेकिन जब तक सफल नहीं हुए हैं प्रयास कीजिए कि अपना मुकाम हासिल करें, बेहतर होगा जीवन में, ठीक है। चलिए, तो जो भारतीय मूल के सिपाही यूरोपीय सेना में थी, दक्षिण भारत में जो सिपाही होते थे वो माथा पर तिलक लगाते थे, कान में बाली पहनते थे, कान में बाली पहनते थे। तो अंग्रेजी सरकार ने दक्षिण भारत के सिपाहियों को कहा, दक्षिण भारत के भारतीय मूल के सिपाहियों को कहा, आप जो माथा पर टीका लगाते हैं, कान में बाली पहनते हैं, इसको बंद कीजिए, इसको खत्म कीजिए। तो वेल्लोर के सिपाहियों को लगा ये तो हमारे धर्म का अंग है, ये तो हमारे धर्म पर आघात कर रहा है, ये तो हमारे धर्म पर आघात कर रहा है। अभी ही आप मान लीजिए कि कोई हिंदू कांवर लेके बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं, उन पर अंडा कोई मुसलमान फेंक दिया, क्या होगा थोड़ा सोच के देखिए, क्या होगा थोड़ा सोच के देखिए। देखिए धर्म, धर्म का नशा सबसे बड़ा नशा, उससे बड़ा नशा कुछ नहीं हो सकता,
तो यूरोपीय सेना में भारतीय मूल के सिपाहियों को लगा ये तो हमारे धर्म ही नष्ट करने में तुल गया है, तो सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। और वेल्लोर मद्रास के एरिया में आता था, उस समय मद्रास के एरिया में आता था, और उस समय मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और वेल्लोर मद्रास के एरिया में आता था और मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस विद्रोह को, छोटा विद्रोह था, इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया। यही वेल्लोर का सिपाही विद्रोह सर जॉर्ज वार्ले के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। सर जॉर्ज वार्ले के बाद, और जानते हैं जो गवर्नर जनरल सब था, इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया था 5 वर्ष। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना जी, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यकाल निर्धारित किया गया था 5 वर्ष। कितना बरस? 5 वर्ष। लेकिन कोई 5 वर्ष रहता था, कोई 3 वर्ष, कोई 2 वर्ष। देखिए होता क्या था, होता यह था कि अंग्रेजी कंपनी भी देखता था कि कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजों के समर्थन में काम कर रहा है। जो समर्थन में काम कर रहा होता था उसको ज्यादा दिन रख लेता था, और जो थोड़ा विरोध में जाकर के काम करने लगता था उसको तुरंत हटा देता था। समझिए, तुरंत हटा देता था। मान लिया जाए कि अभी जैसे जो G20 का बैठक होना है, उसमें जो है एक वर्ड वायरल हो रहा है, इंडिया को हटा करके भारत कर दिया है। जबकि संविधान को आप पढ़ेंगे ना, संविधान का अनुच्छेद 1 हो गया, अनुच्छेद 395 हो गया, सब जगह संविधान में या तो इंडिया है या भारत है, या तो इंडिया है या भारत है। भारत शब्द भी है संविधान में, भारत शब्द भी संवैधानिक शब्द है। इस आधार पर अगर आप सोचेंगे भारत शब्द भी संवैधानिक है, भारत शब्द भी संवैधानिक है, क्योंकि अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत, तो संविधान में तो भारत तो है। इस आधार पर सोचेंगे तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है ये, लेकिन एक कांग्रेसी होकर के सोचेंगे तो बहुत बड़ा मसला है। देश के नागरिक होकर के सोचेंगे तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है ये, समझ गए। मन है संविधान में तो भारत तो है, मेरा मन है हम भारत करें, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आप भारत कर सकते हैं, समझ गए। तो जो है सर जॉर्ज वार्ले के बाद अगले गवर्नर जनरल बनकर आए लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल है 1807 से 1813, 1807 से 1813, ठीक है। इनके शासनकाल में यूं तो कई घटनाएं घटित हुई है, लेकिन इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और अमृतसर की संधि हुई है 1809 में। 1809 में यह संधि हुई है रणजीत सिंह और चार्ल्स मेंटकॉप। चार्ल्स मेंटकॉप रणजीत सिंह पंजाब के सिख शासक थे। रणजीत सिंह जो कि पंजाब के सिख शासक थे, इससे अंग्रेज बहुत डरता था। अंग्रेज बहुत डरता था इससे। जब तक रणजीत सिंह पंजाब का शासक रहा, पंजाब के तरफ अंग्रेज आंख उठा करके भी ना देखा। लेकिन जब 1839 में निधन हो गया रणजीत सिंह का, तो फिर 1849 जाते जाते मात्र 10 वर्ष में अंग्रेजों ने पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन जब रणजीत सिंह जीवित थे तो रणजीत सिंह से अंग्रेज भी डरता था और अंग्रेज से रणजीत सिंह भी डरते थे, जिस वजह से दोनों समझौता करना चाहता था।
और दोनों अपने राज्य के बीच एक सीमा रेखा निर्धारित करना चाहता था। तो अपने राज्य के बीच सीमा रेखा निर्धारित करने को लेकर ही रंजीत सिंह और चार्ल्स मेंटकॉफ के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई। और इस अमृतसर की संधि के तहत सतलज नदी को सीमा रेखा निर्धारित किया गया और कहा गया कि सतलज नदी से पूरब अंग्रेज नहीं जाएगा और सतलज नदी से पश्चिम रंजीत सिंह नहीं जाएंगे। यही अमृतसर की संधि जो कि 1809 में रंजीत सिंह और चार्ल्स मेंटकॉफ के बीच हुआ है, यह लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद बंगाल के अगले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स लॉर्ड हेस्टिंग्स लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल है 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग्स भी एक साम्राज्यवादी और विस्तारवादी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर जो नीति अपनाई, उस नीति को फॉरवर्ड पॉलिसी या विस्तारवादी नीति कहा जाता है। फॉरवर्ड पॉलिसी या अंग्रेजी में फॉरवर्ड पॉलिसी, हिंदी में विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति कहा जाता है। और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने देखा कि जो मराठा है, मराठा बड़ी कमजोर स्थिति में है। तो मराठों की कमजोर हो रही स्थिति का इन्होंने फायदा उठाया और इन्होंने तहकीकात किया कि मराठों का सहयोगी कौन है। तो इन्हें पता चला मराठों का सहयोगी है पिंडारी। और जब इन्होंने तहकीकात किया तो इन्होंने पाया कि मराठों का सहयोगी पिंडारी है, और अगर हम पिंडारी को साइड कर देते हैं तो फिर मराठा के पास कोई शक्ति नहीं और मराठा शक्तिहीन हो जाएगा। और जैसे मराठा शक्तिहीन हो जाएगा, मराठा राज पर आक्रमण करेंगे और मराठा राज को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेंगे। तो फिर इन्होंने पिंडारियों का काम खत्म कर दिया, अर्थात पिंडारियों का दमन कर दिया, पिंडारी को दबा दिया, पिंडारियों का दमन कर दिया। और जब इन्होंने पिंडारियों का दमन किया तो अंग्रेजों को यह बात पचा नहीं, मराठों को यह बात पचा नहीं, मराठा पेशवा को यह बात पचा नहीं, क्योंकि मराठा पेशवा को पता था हम युद्ध लड़ने जाएंगे, इसी के बदौलत तो हम युद्ध लड़ पाएंगे। और उसी पिंडारी को अंग्रेज दबा दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन कर दिया, पिंडारी को खत्म कर दिया। और फिर मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय युद्ध की घोषणा कर दिया। और फिर इन्हीं के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 के बीच हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। और इस युद्ध को जीतने के बाद ही लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दिया। मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दिया। एक काम ये किया। और दूसरा काम यह किया कि जो पेशवा का पद था, पेशवा के पद का इन्होंने ही अंत कर दिया। पेशवा के पद का इन्होंने अंत कर दिया और मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। समझ गए? तो इनसे संबंधित ये सब बात है
कि पिंडारी का दमन किया। पिंडारी मराठों का सहयोगी हुआ करता था। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों को पराजित किया, मराठों को पराजित किया और पेशवा पद समाप्त किया, पेशवा के पद का अंत किया, पेशवा के पद का अंत किया। ये तमाम प्रकार के निर्णय इन्हीं के द्वारा लिए गए थे। इन सभी कार्यों को इन्होंने ही अंजाम दिया था, और फिर इन्हीं के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ है। अंग्रेजी सेना और नेपाल के शासक के बीच इन्हीं के समय 1814 से 1816 ईस्वी के दौरान युद्ध हुआ है, जिस युद्ध को इतिहास में आंग्ल नेपाल युद्ध कहा जाता है। और इस आंग्ल नेपाल युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और इन्हीं के समय सुगौली की संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई है, आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई है। और इन्हीं के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही 1820 में मद्रास में रैयतबारी व्यवस्था और 1822 में पंजाब में महालबारी व्यवस्था लागू किया गया। तो क्या है ये रैयतबारी व्यवस्था और क्या है ये महालबारी व्यवस्था? रैयतबारी व्यवस्था और महालबारी व्यवस्था के विषय में आगे हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले नोट दीजिए, देखने दीजिए, कुछ अगर लिखाना होगा तो लिखा देंगे। अरे हीरो साहब, ए हीरो साहब शांत रहिए। कॉर्नवालिस में थोड़ा सुधार कीजिए तो। इनका दूसरा कार्यकाल 1805 में शुरू हुआ। आगे कॉर्नवालिस वाला में जाइए ना। अरे वेलेजली के बाद वाला कॉर्नवालिस में जाइए ना महाराज, वेलेजली के बाद वाला कॉर्नवालिस में। इनका दूसरा कार्यकाल 1805 में शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र ही शिमला को काट दीजिए, शीघ्र ही शिमला में को काट दीजिए, शीघ्र ही इनका निधन हो गया, शीघ्र ही इनका निधन है बकलोलवी, शीघ्र ही इनका निधन हो गया। शिमला में को काटिए, शीघ्र ही, हाँ एक मिनट, शीघ्र तो है ही है, शीघ्र ही इनका निधन हो गया। और इसके आगे निधन हो गया के बाद लिखिएगा, इन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, इन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दफना दिया गया, इन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दफना दिया गया, इन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दफना दिया गया। इन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दफना दिया गया। लिखिएगा तो एक पॉइंट। अठारह 3 से 1805 के दौरान द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ। 1803 से 1805 के दौरान, 1803 से 1805 के दौरान, 1803 से 1805 के दौरान, 1803 से 1805 के दौरान द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ। 1803 से 1805 के दौरान द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ। आइए याद करते हैं। आइए आइए बोर्ड पे आइए। आ गए। तृतीय आंग्ल में सूर्य युद्ध कब हुए हैं? कब हुए हैं? इस युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई है? इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय आंग्ल में सूर्य युद्ध को जीतने के बाद किस गवर्नर जनरल ने कहा, मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया? कॉर्नवालिस संहिता किस पर आधारित है? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? कब लागू किया? अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग? भारत के कौन भाग में? बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, हाँ या ना? अस्थायी बंदोबस्त को किस किस नाम से जाना जाता है? क्लियर है? चलिए, अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित कौन सा कानून था? सूर्यास्त कानून कौन बंदोबस्त से संबंधित था? सूर्यास्त कानून कौन बंदोबस्त से संबंधित? सूर्यास्त कानून की चर्चा कौन ग्रंथ में है? कौन ग्रंथ में है? गणदेव। सूर्यास्त कानून की चर्चा कौन ग्रंथ में है? कौन ग्रंथ में है? गणदेवता के रचयिता, गणदेवता के रचयिता ताराशंकर बंदोपाध्याय। चलिए, इसके बाद आगे भारत में भारत के प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण किसने किया? कौन? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता? भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ किया? कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी के निजी व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया? जिला में थाना और थाना में दरोगा की नियुक्ति। भारत में नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के बाद कौन बना था? सर जॉन। खुर्दा का युद्ध किसके समय हुआ? सर जॉन सोड। आगे बताइएगा, इलाहाबाद का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किसके समय हुआ? और सर जॉन सोड के बाद आगे कौन बने? बंगाल का शेर अपने आप को कौन कहा करता था? सहायक संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किसने किया? सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? चतुर्थ आंग्ल में सूर्य युद्ध 1799 में किसके समय में हुए? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में किसके समय में हुए? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के समय हुए। दिल्ली पर ब्रिटिशों का अधिकार किसके समय में हुआ? किसके समय में हुआ? चलिए, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली। और इसके बाद कॉर्नवालिस को कहां दफनाया गया है जी? कॉर्नवालिस को कहां दफनाया गया? वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके समय हुआ? वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1806। 1800। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ है? अमृतसर की संधि कब हुई है? कब हुई है? किसके समय हुआ है? किसके किसके बीच? किसके किसके बीच? रंजीत सिंह और इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर फॉरवर्ड पॉलिसी या विस्तारवादी नीति किसने अपनाई? पिंडारी का दमन किसने किया? मराठों को पराजित किसने किया? पेशवा पद का अंत किसने किया? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय हुआ? और मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिला है? आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के दौरान किसके समय हुआ?
सुगौली की संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई है। कौन संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध की? रैयतबाड़ी व्यवस्था, महलबाड़ी व्यवस्था किसके समय लागू? आए लॉर्ड। चलिए सुनिए, अब इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। सुनिए आप लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का तैयारी कर ना रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का रविवार को टेस्ट है, पता है ना? सबको पता है? कोई भी ऐसे हैं जिनको पता ना है? जिनको पता ना है वो नालायक हैं, निकम्मा है। ठीक है, रविवार को प्राचीन भारतीय इतिहास का टेस्ट है, पता है ना? इसलिए कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं। और 60% से कम मार्क लाने पर क्या होगा? आई कार्ड लेकर के फाड़ देंगे, लड़का हो या लड़की, सबका। समझ गए ना? हाँ समझ गए आप लोग? हाँ, आप लोग ही भ्रम में मत रहिएगा, लड़की हैं तो आरक्षण मिलेगा। हम नीतीश कुमार ना है कि लड़का सबसे एकदम फालतू क्वेश्चन पूछेंगे, लड़की सबसे एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछेंगे। टेट वाला परीक्षा में यही ना हुआ? बीपीएससी जो टेट, लड़का वाला में एकदम उठपटांग पूछा और लड़की वाला में सब सिलेबस बेस्ड पूछा। समझ गए? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत किया है। ठीक है, चलिए। और सब मजे में? कोई होमवर्क इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास का रिवीजन करना है। कर रहे हैं जी? है? ठीक है, हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। ठीक है, लड़की लोग निकलिए। अल्लाह ना, इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। काटने ना है जी? अब काट दीजिएगा, दीजिए जी।